भाई साहब, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बड़े इंपॉर्टेंट केस की समाअत हुई और 3 रुकनी बेंच ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं उसे ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उसमें बहुत सारे लेकुनाज मौजूद हैं, उसमें खामियां मौजूद हैं। किस तरह से देख रहे हैं? क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से चेयरमैन पीटीआई के लिए जाते जाते इसमें कोई रिलीफ दे सकते हैं? मेरा ख्याल है कि चूंकि एक फोरम दरमियान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मौजूद है और उसने कॉग्निजेंस ली हुई है, और इसीलिए उन्होंने कल 2 बजे का टाइम रखा है। और चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कल सुबह का वो टाइम फिक्स है डिसीजन के लिए, उसके आर्गूमेंट्स के लिए, और कैटेगरिकली ये कहा है कि हम हाई कोर्ट की जो है वो रिस्पेक्ट करते हुए इंटरफेरेंस नहीं कर रहे। आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में भी हमने यही बात की थी कि 2-3 ऐसे चीजें हैं इस केस में जिसमें एपलेट स्टेज पे खान साहब को फायदा पहुंच सकता है, जिसमें नंबर 1 जो है वो उनको डिफेंस एविडेंस पेश ना करने की मोहलत जो है वो ना देना। एडमिटेडली उन्होंने 342 की स्टेटमेंट में जब कोर्ट ने ये क्वेश्चन किया कि क्या आप डिफेंस एविडेंस देना चाहते हैं, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि यस मैं देना चाहता हूं। और उनके वकला ने अब एक लिस्ट ऑफ विटनेसेस दे दी, लेकिन जज साहब ने जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए कहा जी आज उनको पेश करें। वो नहीं पेश कर सके कि शायद एक आध गवाह कराची से आना था, तो उन्होंने कहा कि कल या परसों तक दे दें, लेकिन वो मोहलत उन्होंने नहीं दी और उसका ऑर्डर उसी वक्त सुना दिया कि मैं ये समझता हूं कि ये इररेलेवेंट एविडेंस है। हम ये समझते हैं कि ये चीज उन्होंने कोई मुनासिब नहीं की। हर मुल्ज़म का हक होता है कि वो डिफेंस एविडेंस दे, और वहां पे वो राइट उनका एक्रू हो गया था 342 की स्टेटमेंट में जब इनको दिया गया। आप समझते हैं कि ट्रायल कोर्ट में उन्हें हक दिफा नहीं दिया गया और ट्रायल कोर्ट के फैसले में खामियां या यूं कहिए कि ब्लंडर्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच को यह कहना पड़ा कि ट्रायल कोर्ट को उजलत क्या थी फैसला देने में? आप समझते हैं कि ब्लंडर्स हैं उसमें, ये लेकुनाज मौजूद है? जी बिल्कुल ये मौजूद है और इसका बेनिफिट इनको मिलना है। और दूसरा जो है वो 2 दफा हाई कोर्ट ने मैटर रिमांड किया ट्रायल कोर्ट को। पहली दफा ये कहा कि विद इन 7 डेज इनको सुन के दोनों पार्टीज को मेंटेनेबिलिटी के पॉइंट पे आप स्पीकिंग ऑर्डर करें, तो उन्होंने 7 डेज के बजाय 3rd डे ही एक फैसला कर दिया कि मेंटेनेबल है और प्रोसीडिंग शुरू कर दी। दोबारा वही मैटर जब आया तो फिर हाई कोर्ट ने कहा और वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने केस फिक्स किया और 3 दफा पुकार कराई। कुछ लैप्सेस नो डाउट के पीटीआई के वकला के थे कि वो पहली पुकार पे हाजिर नहीं हुए, दूसरी पे नहीं हुए, चौथी पे जाके या 5वीं पे जाके हुए। उस वक्त वो एप्लीकेशन वो डिसमिस कर चुके थे, लेकिन मैं समझता हूँ उसमें भी उन्होंने जल्दबाजी का मुजाहरा किया। अगर 1 या 2 दिन की डेट दे देते तो ये हो सकता है कि ये लैप्सेस ना होने की वजह से अपील एपलेट स्टेज पे प्रोसिक्यूशन को फायदा पहुंचता। अब ये जो 2-3 चीजें हैं इन्हीं की बुनियाद के बिना पे पहले भी आपको अर्ज किया था और आज भी ये मैं डिटरमिन हूं कि यही चीजें अपील में उनको फायदा पहुंचाएंगी। पाशा साहब, ट्रायल कोर्ट उजलत में थी तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीडिंग्स देख के लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी उजलत में है? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेरेंस नहीं की। मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात है, उनको इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए थी। पहले ये मामला बहुत ज्यादा परेशान कुन है कि 184(3) की कॉग्निजेंस लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो नीचे 3 फोरम है उनसे महरूम कर देती है किसी फरीक को। तो आज भी एक ऐसा मामला था जिसको ये कह सकते थे कि ये मामला तो ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड कर दिया और ये इनफ्रेक्चुअस हो गया। उसके बावजूद उन्होंने हेयरिंग की, पूरी बहस सुनी और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब की जो एक उसमें था एक ऑब्जर्वेशन कि जरूरी नहीं है कि हम हर गलत बुनियाद पे खड़ी की गई इमारत को गिरा दें, क्योंकि उन्होंने उनके वकील पीटीआई के वकील के उस आर्गूमेंट के जवाब में दिया कि सेक्रेटरी को इख्तियार नहीं था ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो रेफरेंस दायर करे, और दूसरा उनका ऑब्जेक्शन था कि ये 120 दिन के बाद जो है वो रेफरेंस दायर किया गया है तो इसलिए ये मेंटेनेबल नहीं है। तो इन बातों पे
जनाब चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए। देखिए, चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो ये कहा है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फॉरम आपके पास अवेलेबल है, पहले इसको एक्सरसाइज करें, पहले आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाएं। यानी मामला आईएचसी में आएगा, उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिर कंटिन्यू करेगा। क्या देख रहे हैं कि कल समाअत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने जा रही है, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो अपीलेट कोर्ट का फैसला आया है उसके खिलाफ कोई जो रिलीफ है वो मिल सकता है इस स्टेज के ऊपर? अब मेरा ख्याल है कि देखिए, बतौर कानून के तालिब इल्म मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि चेयरमैन पीटीआई को 3 साल सजा हुई है, जिसको हम कानून की इस्तिलाह में शॉर्ट सेंटेंस कहते हैं। और शॉर्ट सेंटेंस की जो सस्पेंशन है वो इतने दिनों में हो जाती है और हो जानी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब बहुत सारे केसेस में उनकी जो प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन थी वो अदम हाजिरी की बुनियाद पे डिसमिस हो गई हैं, तो फौरी तौर पे जेल से निकलने का मुझे इम्कान नजर नहीं आ रहा अनटिल एंड अनलेस जिन केसेस की जमानतें मनसूख हो गई हैं उनमें फिर वो नहीं, लेकिन पाशा साहब, एज फार एज दिस केस इज कंसर्न, तोशा खाना केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलता हुआ देख रहा है, बाकी केसेस की बात तो बाद में। जी, मैं रिलीफ मिलते हुए देख रहा हूँ और मिलना चाहिए उनको, ये उनका राइट है। शॉर्ट सेंटेंस है तो इसको इंडेफिनिट पीरियड के लिए आप विदहेल्ड नहीं कर सकते। वो तो इंटरिम रिलीफ मिल सकता है, लेकिन जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है वो तो एज इट इज रहेगा। इंटरिम रिलीफ जरूर मिल सकता है कि उनको जमानत मिल जाए, लेकिन इस इंटरिम रिलीफ के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का दाग तो नहीं धुल सकता पाशा साहब? बिल्कुल नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन का दाग तब धुलेगा जब ये बरी हो जाएंगे, चाहे या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरी होते हैं या सुप्रीम कोर्ट से। बरी होने के बाद ही डिस्क्वालिफिकेशन का, क्योंकि ये जो बाहर बेल होने वाली बात है ना, ये सर वो जजमेंट वक्ती तौर पे सस्पेंड होती है, बर्रियत नहीं होती। वो सजा अपनी जगह पे मौजूद होती है, लेकिन सस्पेंशन होने की वजह से बेल ग्रांट की जाती है, वो बाहर आ जाती है। लास्टली देखिए, तो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तब आएगा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ ना मिल सका, इस वक्त तो यही लग रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक दरखास्त और भी चेयरमैन पीटीआई ने अपने वकला की वसातत से की है, और वो अगेंस्ट चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन पर तनकीद की जा रही है और फिर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं, खासतौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जो ट्रोलिंग हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ुमा भी उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं और जिस तरह की बदजुबानी हो रही है, हाउ डू यू सी दिस? एक रहनुमा ने तो ये तक कह दिया कि वो रेफरेंस लाएंगे उनके खिलाफ। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है, इस तमाम मैटर को पोलिटिसाइज किया जा रहा है। आप देखें कि कल हम देख रहे थे कि कोर कमेटी की मीटिंग हुई और वहाँ पे ये डिसाइड किया कि हम रेफरेंस भी फाइल करेंगे, और जो ऑब्जेक्शन लगाए गए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे वो भी हैं कि जी बाइस्ड हैं, दिस एंड दैट सारा, तो हम इनकी जो केसेस हैं वो पेशावर या लाहौर हाई कोर्ट में मुंतकिल किए जाएं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है, वहाँ मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन किए। तो ये सारे सियासी मामलात हैं और अदालतें अपने आप को बस बचा के ही रखे तो बेहतर है। मैं नहीं समझता कि ये इस स्टेज पे दोनों पार्टीज को ऐसी बात करनी चाहिए। देखिए, अगर शॉर्ट सेंटेंस है, उनकी बेल अदरवाइज भी होती है, किसी वकील से, अपने वकील से पता कर ले कि क्या 3 साल के लिए वो अंदर रह सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, बेल ग्रांट होती है। और ये ऐसे प्रेसिडेंट 1-2 नहीं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स हैं। तो आप इस बात पे अगर मेलाइन करें जज को, और अगर दूसरी तरफ देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने अगर 1 दिन की मोहलत, यानी 2 हफ्ते मांग रहे थे उनके वकील जी, तो मोहलत तो 1 रोज की थी, उन्होंने 1 दिन की दी, तो क्या हर्ज होती रहती है, 1 दिन की दी है। कल उन्होंने हेयरिंग करनी है और होपफुली वो ग्रांट कर देंगे, तसल्ली रखे, मुझे तो लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पाशा साहब। हसन रजा पाशा हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, और देख रहे हैं कि इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिल सकता है। ताहम कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, चेयरमैन पीटीआई के तोशा खाना केस में फेट